नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जीएसटी के पूरे सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है ई वे बिल। जी हां, इस सिस्टम को पहले अप्रैल 2018 से लागू करने की बात हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार नए साल में जनवरी से ही इसे लागू कर रही है। खबर यह है कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई वे बिल पर चर्चा हो सकती है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ई वे बिल और इसके आने से ट्रेडर्स और आम कंज्यूमर को क्या फायदा होने वाला है। अगला आधा घंटा आप जुड़िए हमारे साथ, आपके फायदे की हम बात करते हैं, इसलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ई वे बिल जो है वो ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे फायदा पहुंचाएगा। आपके काम की बात है, जुड़े रहिए हमारे साथ। कारोबार करना और होगा आसान। बिना रुकावट होगी माल की आवाजाही। चुंगियों पर रुकेगा भ्रष्टाचार। कारोबार को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। व्यापारियों को माल ढुलाई को आसान कैसे बनाया जाए, इसे लेकर भी सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ई वे को अप्रैल के बजाय जनवरी से लागू करने पर विचार कर रही है। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई वे बिल को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आखिर ये ई वे बिल क्या है, ये आपको समझाते हैं। जीएसटी में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ई वे बिल का प्रावधान है। ई वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा, जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले माल और उस पर लगने वाले जीएसटी की पूरी जानकारी होगी। ई वे बिल लागू होने के बाद ही जीएसटी का असली फायदा व्यापारियों को होगा। ई वे पूरे देश को एक मार्केट बनाने में सबसे बड़ा टूल है। व्यापारी पूरे देश में अपना माल सिर्फ एक ई वे के जरिए भेज सकते हैं। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कई चुंगियों पर रुकना पड़ता था। हर राज्य में एंट्री पर टैक्स चुकाना होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो सकती है। अब आपको समझाते हैं ई वे बिल कैसे और कब जारी होगा। व्यापारियों के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा के माल की ढुलाई के लिए ई वे बिल जारी करना जरूरी होगा। ई वे बिल को माल का मूवमेंट शुरू होने से पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा। ई वे बिल जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर जीएसटी INS 1 फॉर्म में जारी होगा। ई वे बिल के जारी होने पर एक यूनिक ई वे बिल नंबर यानी EBN मिलेगा, जिसकी जानकारी माल के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर पता चल जाएगी। SMS के जरिए भी ई वे बिल जारी करने की सुविधा मिलेगी। ई वे बिल लागू होने के बाद बिना जीएसटी चुकाए माल की ढुलाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार की कमाई में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ई वे बिल पर एक्शन में है सरकार। हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर ई वे बिल के फायदे क्या है। अगर ई वे बिल आता है तो उससे कैसे आसानी हो जाएगी ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, जो कि हम और आप है। देखिए, सामानों की जो डिलीवरी है उसमें काफी आसानी होगी, उसमें फायदा होगा, क्योंकि जल्दी तेजी से सामान यहां पर पहुंच जाएगा आपके पास। कंपनियां तेजी से सामान को भेज सकेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कंसाइनमेंट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बेहद जरूरी होगा। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो किसी तरह की धांधली नहीं हो पाएगी। टैक्स अथॉरिटी सामानों की ट्रैकिंग जो है वो आसानी से कर सकेगी। रिसीवर हो, सप्लायर हो, ट्रांसपोर्टर हो, इसे ये पूरी जानकारी जो है वो सिस्टम पर अपलोड करनी होगी। और अब आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आखिर ई वे जो है वो कब जरूरी होगा। यानी कि अगर आप एक विक्रेता हैं या एक ट्रांसपोर्टर हैं तो ई वे आपके लिए कब जरूरी होगा। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की माल ढुलाई कर रहे हैं आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपको ई वे बिल बनाना होगा। जो माल का मूवमेंट है उसके शुरू होने से पहले आपको ये ई वे बिल जारी करना होगा। gst.gov.in पर जीएसटी INS 1 जो फॉर्म है उसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। इसके बाद एक
एक कह सकते हैं ईबीएन नंबर, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह होगा जिसे ईबीएन नंबर कहेंगे। ये नंबर यहां पर जारी हो जाएगा जब आप सारी डिटेल्स उसके अंदर भर देंगे। और ये जो यूनिक नंबर है, यानी कि जो ये ईबीएन नंबर है, ये हम बता दें आपको कि ये ट्रांसपोर्टर के लिए भी होगा, ये सेलर के लिए भी होगा और ये बायर के लिए भी होगा। यानी कि ये जो यूनिक ई वे बिल नंबर है ये सबके लिए होगा। और ईबीएन की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर पता चलेगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान रिसीव हुआ है, कहां पहुंचा है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। एसएमएस से भी ईबीएन जारी करने की सुविधा आपको मिलेगी, यानी कि आप अपने मोबाइल से भी इस नंबर को जारी कर सकेंगे। और ये आपके लिए बेहद आसान होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ई वे बिल से लेकिन क्या कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्या कुछ प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंगल साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। संजीव मल्होत्रा भी मेरे साथ है, जीएसटी कंसल्टेंट है। बहुत सारी जीएसटी से जुड़ी हमारी जो परेशानियां होती हैं आपकी और हमारी, वो इन्होंने बहुत बार हमारे लिए सॉल्व किए हैं, इसलिए आज हमने इनको फिर बुला लिया है कि आप ई वे बिल क्या है, क्या कंफ्यूजन है आम आदमी को, यानी कि आम सेलर को क्या कंफ्यूजन है, ट्रांसपोर्टर का क्या कंफ्यूजन है, ये हमें यहां पर संजीव जी बताएंगे। तो संजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है मेरा कि ई वे बिल को लेकर आखिर कंफ्यूजन क्या है और क्या ये एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है? ई वे बिल कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहले ये स्टेट्स का कंसेप्ट था, पहली बार ये कंसेप्ट नेशनल लेवल पे वन नेशन वन टैक्स के आधार में आ रहा है। पहले स्टेट वाइज होता था, अगर दिल्ली से यूपी में गाड़ी गई है तो यूपी का ई वे बिल का कंसेप्ट था, राजस्थान में गई तो हर किसी स्टेट वाइज कंसेप्ट था जो आज के दिन एप्लीकेबल है। अब ये पहली बार ये नेशनल लेवल पे आ जाएगा। सरकार का ये हक बनता है कि मूवमेंट में देखे कि कोई भी गुड्स जो हैं वो इवेजन के कनेक्शन से तो नहीं है, उन पे टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसका ये सबसे बेहतर मीडियम है। कंसाइनर जो माल बेचने वाला है वो ई वे बिल जनरेट करेगा। इसमें क्या है कि जो जिम्मेवारी दी गई है वो बेचने वाले पे दी गई है, खरीदने वाले पे दी गई है और किसी केसेस में ट्रांसपोर्टर पे भी दी गई है। 50,000 की लिमिट है, अगर 50,000 से कम की कंसाइनमेंट कोई दे रहा है, उसने ई वे बिल नहीं जनरेट किया, लेकिन फिर उस केस में ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट में मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आएंगी। अच्छा। तो मल्टीपल कंसाइनमेंट्स का ट्रांसपोर्टर भी जनरेट करेगा। तो आपको सड़क पे ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जो माल लेके जा रही है जो अकाउंटेड फॉर नहीं है। और वो जो रिकॉर्ड अकाउंटिंग है, क्या माल लेके जा रही है, वो जीएसटी पोर्टल पे विजिबल है। तो उसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। तो ये पूरी एक अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, एक चेक करने की प्रक्रिया है जो एक पूरी लिंक्ड है, सारा सिस्टम लिंकिंग में है। तो ये इससे बहुत आसान होने वाला सिस्टम, चेकिंग आसान होने वाली है। और अगली इसमें जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो ये कि RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी के आगे लगाएगा, जिसमें कि वो सारा जो डाटा है, क्या मटेरियल लेके जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, कहां से उठाया, वो सारा डाटा उसमें है। ठीक है। और सरकार सड़क पे इसके रीडर लगा देगी। तो इंस्टेड की ट्रक को रोका जाए और चेक किया जाए। हाँ। उसी रीडर से इंफॉर्मेशन उसकी इस ट्रक में क्या जा रहा है वो वहां से कैप्चर हो सकती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली अपग्रेडेशन हो रही है और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है सरकार के लिए चेकिंग करने का। ठीक है। प्रदीप सिंगल जी, आपने जैसा कि मुझे बताया भी था अभी शो की शुरुआत में भी कि आप लोगों ने ही ये ई वे बिल में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए इसकी रिकमेंडेशन सरकार को की थी और उसी की तर्ज पर इसे बनाया भी गया है। अब सर परेशानी क्या है, क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट करी थी कि जो हम ये स्टेट वाइज जो हमारे ई वे बिल चल रहे हैं आप इनको खत्म कीजिए और इसकी जगह एक सेंट्रलाइज ई वे बिल हम सिस्टम में लेके आते हैं। और जो ये नया ई वे बिल सिस्टम आ रहा है वो उसी दिशा के अंदर में है। लेकिन हम लोगों ने इसे कहा था कि देखिए, पहले जीएसटी के अंदर में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि अब जो भी मटेरियल जा रहा है एक तरह से वो टैक्स पेड जा रहा है।
पहले जो मटेरियल जाया करता था उसी फॉर्म पे जा रहा है या किसी चीज पे जाता है, और वहां जाने के बाद डेस्टिनेशन के ऊपर में जो वहां की पार्टी थी वो टैक्स देती थी। तो जो वहां की स्टेट थी वो इस चीज के लिए जिम्मेवार हो जाती थी, वो ये देखना चाहती थी कि हमारे पास जो मटेरियल आने लग रहा है उसका जो व्यापारी है वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन आज की तारीख में जिसके पास माल पहुंच रहा है और टैक्स पेड माल पहुंच रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता उस स्टेट को, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो अब उसी कॉन्सेप्ट पे जब हम लोगों ने ये वो बताया, रिकमेंडेशन किया, जो हम लोगों ने सजेशन दिया, वो हमने ये कहा कि अगर आप एक इनवॉइस लेते हैं, जिसने मटेरियल भेजा है वो इनवॉइस अपना पोर्टल पे डालता है और कंसाइनी जो कि परचेजर है उसको सर्टिफाई कर देता है, सिर्फ टिक कर देता है कि हाँ ये मैंने मटेरियल लिया, और एक ईबीएन नंबर जैसे कि है वो इशू हो जाता है, और उस ईबीएन नंबर को सिर्फ आप इनवॉइस पे लिख देते हैं कि भाई ये सर्टिफाइड हो गई, और उसके बाद वो इनवॉइस चेंज नहीं हो सकती। तो आपकी 85% डिवीजन वहीं खत्म हो जाती है, आपको इससे आगे कुछ और करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो ट्रैक करना चाहते हैं माल को, जब आपका मटेरियल सर्टिफाइड हो गया, जब टैक्स आपका पेड होकर मटेरियल निकलने लग रहा है, तो आप ट्रैक करके सिर्फ एक इससे आगे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ एक करप्शन बढ़ाने के जो कि लॉजिस्टिक्स एरर्स के अंदर में आप पकड़ेंगे, इविजन में कुछ नहीं पकड़ेंगे, एरर्स में पकड़ेंगे आप, और उसके ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन फिर हम उसके आगे भी बोला कि अगर आप उसके आगे ट्रैक भी करना चाहते हैं तो आप ये कीजिए कि जो ईबीएन नंबर बना है, हम उस ईबीएन नंबर किस ट्रक में जा रहा है ये इतना बता देंगे, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये ईबीएन, हम ये बताएंगे ये ट्रक यहां से चला, इस टाइम से इस टाइम तक चला, ये ट्रक नंबर, और इसमें ये ईबीएन्स नंबर जा रहे हैं। अब उसमें जो प्रोसीजर जो इन्होंने सिस्टम बनाया उसमें 2 या 3 एरर्स जो सबसे ज्यादा है। सबसे पहला तो एक एरर जो संजय जी ने बताया, 50,000 रुपए से नीचे व्यापारी जो है उसने अपना वो नहीं बनाया, जिसे कहते हैं ईबीएन नंबर जनरेट नहीं किया। बिना ईबीएन नंबर जनरेट करने के बाद मैं ईबीएन नंबर जनरेट नहीं कर सकता और मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता एज अ ट्रांसपोर्टर। मैं ये चाहता हूं कि चाहे आप 50,000 की जगह उसको और कुछ कम करना चाहें तो कम करें, लेकिन जो ये ईबीएन नंबर बनाने की जिम्मेवारी है वो व्यापारी की ही होनी चाहिए ताकि वो ठीक बने। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि 50,000 की लिमिट यहाँ पर जो स्टार्टिंग लिमिट है 50,000 की, मैं शायद एक सेलर हूं और मैं ये करूं कि 40,000 रुपए के कंसाइनमेंट भेज दूं, मैं नहीं जनरेट करना चाहती, ये भी तो गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, तो जिम्मेवारी जो है वो तो भेजने वाले की होनी चाहिए ना। हमारा तो कर लेने से या कर देने से ट्रांसपोर्टर का तो कोई लेना देना नहीं है। अब आपने लिमिट बना दी 50,000 की, मेरे पास में 10-10 हजार के समझ लिए 25 व्यापारी आ गए, अलग अलग व्यापारी हैं, और उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर में तो कोई भी एक छोटा से छोटा टेम्पो भी 50,000 से तो ज्यादा माल जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब आप ये हो गया कि हर कंसाइनमेंट चाहे 100 रुपए का भी हो उसका भी अगर ईबीएन बिल बनेगा। अगर सरकार ऐसा चाहती है तो फिर 50,000 की लिमिट खत्म करे और वो ये कहे कि जो भी मटेरियल जाएगा वो बगैर ईबीएन के नहीं जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो उन्होंने ये कहा है कि एक गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का अगर मटेरियल है तो उस पे सारों पे आपका ईबीएन नंबर लगेगा, ईवे बिल लगेगा, उसको हटा के अगर एक व्यापारी का माल 50,000 से ज्यादा है तो जैसा कि वो है वो अपना बना के दे और हम उसका ट्रैकिंग नंबर देंगे कि ट्रक किसके अंदर में जा रहा है। पहली चीज ये है। फिर दूसरी चीज ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये ईवे बिल जो बनाएगा पार्ट ए के अंदर में व्यापारी बनाएगा, उसके अंदर में वो मांगते हैं कंसाइनमेंट नोट नंबर, ट्रांसपोर्टर्स के ये कंसाइनमेंट नोट नंबर और ट्रक नंबर। जबकि जो पार्सल की बुकिंग होती है उसके अंदर में ये नंबर कभी भी हम पहले नहीं देते। जब मटेरियल हमारे पास में आ जाता है हमारे गोडाउन के अंदर में, हम उसको चेक करने के बाद में उसमें नंबरिंग करने के बाद जब उसको मटेरियल को बुक करते हैं तब हम उसका कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। पहले देने में क्या परेशानी है? देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। कंसाइनमेंट नोट का मतलब होता है गुड रिसिप्ट। जब मुझे माल मिलेगा तभी तो मैं उसकी रसीद दूंगा ना। तो अगर उसको ईवे बिल बनाना है उसको वो सेलर को तो वो कैसे बनाएगा? जब तक मटेरियल मुझे देगा नहीं मैं उसको रसीद दूंगा नहीं, तो मैं कोई रसीद पहले तो दूंगा नहीं उसको, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसी, संजीव जी मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि देखिए मकसद यहाँ पर ये है कि जल्दी से जल्दी सामान भी पहुंच जाए, परेशानी भी कम हो और किसी तरह की धांधलेबाजी करप्शन भी यहाँ पर ना हो। जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि जब तक मुझे सामान नहीं मिलेगा तब तक मैं ये ट्रक की डिटेल्स नहीं दे सकता हूं। अगर मैं सेलर हूं, आप एक ट्रांसपोर्टर है, मैं आपके पास जाती हूं और मैं कहती हूं कि मेरे पास इतना सामान है जो मैं यहां पर सेंड करना चाहती हूं, आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन से ट्रक में मेरा सामान पहुंचाएंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जब आप मुझे वो डिटेल्स देंगे अगर मैं उसे जीएसटीएन की इस वेबसाइट के पोर्टल में डालूंगी तो क्या इस तरह से हो सकता है? और यू थिंक इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली टू डू सच डिटेलिंग कंसाइनमेंट की? ऐसा जो जीआर नोट है जिसको हम बिल्टी कहते हैं साधारण लैंग्वेज में, वो बिल्टी की डिटेल पहले भी देनी होती थी।
अच्छा। आप जो डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हो उस पे आप देते हो बिल्टी की, किस बिल्टी के हिसाब से ये जा रहा है, और बिल्टी ट्रांसपोर्टर को साथ लेके चलनी होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, पहले भी थे, जो उनको साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है सर। पहले के सिस्टम में और इस सिस्टम में चेंज क्या आ रहा है? पहले के सिस्टम में ट्रांसपोर्टर्स को इंसुलेट किया गया था, लाइबिलिटीज जितनी भी थी वो या माल भेजने वाले की थी या माल लेने वाले की थी। हाँ। अब पहली बार इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। और ट्रांसपोर्टर्स का भी कुछ उन्होंने एक दायरा बनाया कि अगर वो ये कंप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स के गोडाउन को भी चेक करने का उनका एक इसमें प्रोविजन आ गया। तो इस जो ट्रांसपोर्टर्स की डिफिकल्टी है कि फर्स्ट टाइम जो आज तक नहीं हुआ कि उनपे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो थोड़े ही एक उनको यूज टू होना पड़ेगा, थोड़े एक परेशानी का कारण है। थोड़ा उलझ रहे हैं लेकिन उसमें। सप्लाई चेन के वो बहुत इंटेग्रल पार्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मैं थोड़ा जिसमें करूंगा, ये बिल्कुल ही जो बोला है, मतलब मेरे को लगता है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, और ये वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस चल रही है उसको समझना पड़ेगा। पहले भी कभी बिल्टी नहीं दी जाती थी। जब तक माल मेरे पास में नहीं आ जाएगा, ये आपका रूल है कि आप उसको बिल्टी नहीं करते। पहले क्या होता था कि माल मेरे पास में आ गया, मैंने कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया, उसके बाद में जाके वो कंसाइनमेंट नोट को भेजता था कंसाइनर कंसाइनी को, और कंसाइनी उसको डालता था पोर्टल पे, और तब जाके बिल्टी बनती थी। फुल ट्रक लोड में जिसके अंदर में मटेरियल मुझे फैक्ट्री के अंदर से उठाना है, वहां मैं कंसाइनमेंट नोट वहीं इशू करके देता हूं जब मुझे मटेरियल मिल जाता है। लेकिन पार्सल में ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, लेकिन इसको कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन सिंपल है कि इस कंसाइनमेंट नोट से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उसको तो सिर्फ इसी से मतलब है कि जो माल बेच रहा है और जो माल प्राप्त करने लग रहा है, अगर वो सर्टिफाई हो गया तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उसको तो टैक्स इवेजन जीरो हो गया ना। लेकिन सर ऐसे में तो जो सामान रिसीव कर रहा है, जब तक उसके पास सामान रिसीव नहीं होगा, जब तक उसके पास पहुंचेगा भी नहीं, वो कैसे मान ले कि सामान उसने रिसीव कर लिया है? वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, सामान का रिसीव का टैक्स इवेजन से क्या लिंक हुआ? देखिए, टैक्स जो भेजने वाला है, जब उसके इनवॉइस काटी, उसने टैक्स उसमें लगाया और टैक्स लगा के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। आज देखिए 85, मैं आपको बताता हूं कि जो मैक्सिमम इवेजन कैसे होता है, ये हम लोग सरकार से बहुत ज्यादा बातचीत करते रहते हैं। मैक्सिमम इवेजन होता है या तो आपका बोगस कंसाइनर होता है, या बोगस कंसाइनी होता है, या बोगस इनवॉइस होती है। ये तीन चीज बोकस होती है। 85% इवेजन इससे होता है। अगर आपने सर्टिफाई कर दिया एक बार इनवॉइस के अंदर में, तो उसके बाद में ना तो कंसाइनर बच सकता, ना कंसाइनी बच सकता, ना इनवॉइस आपका कैंसिल हो सकता। तो आपका इवेजन तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद में जब आप ट्रैक कर रहे हो मटेरियल को, तो आप किस चीज को ट्रैक कर रहे हो? आप सर्टिफाइड मटेरियल को ही तो ट्रैक कर रहे हो। आप ट्रैकिंग करना हमारा काम है। वो हम कंसाइनर और कंसाइनी को एक सर्विसेज दे रहे हैं कि आपका माल कहां है, कहां तक पहुंच गया, डैमेज तो नहीं हो गया, कितना लेट हो गया। उसका टैक्स इवेजन से इसका लिंकेज क्या है? अभी तक कोई भी मेरे को कर अधिकारी ये नहीं बता पाया कि इसका लिंकेज क्या है। सिर्फ क्योंकि एक माइंडसेट से हम चल रहे हैं, क्योंकि पहले भी कि हाँ गाड़ी जानी चाहिए, तो मुझे एक ताकत आनी चाहिए, गाड़ी रोकूं और गाड़ी को चेक करूं, उसमें कोई ना कोई गलती निकालूं और उसके ऊपर पेनल्टी लगाऊं। लेकिन नहीं तो ट्रांसपोर्टर्स ना तो माल बेच रहा है, ना माल वो क्या नाम खरीद रहा है। व्यापारियों के बीच का मतलब है, उसमें ट्रांसपोर्टर्स को किस तरह से लगे। संजीव जी, मैं एक्चुअली सरकार का माइंडसेट इस समय समझना चाहती हूँ। जो बात यहाँ पर प्रदीप सिंघल साहब कह रहे हैं, वो भी कुछ हद तक समझ में आती है कि आप सिर्फ डिले कर रहे हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये जो बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से आखिर सरकार क्यों नहीं चलना चाहती है? माइंडसेट क्या है सर? सिंघल साहब ने ये जो एग्जांपल दिया, पार्ट ट्रक लोड का या पार्सल रिसीव करने के बाद बिल्टी देंगे, उसके सोल्यूशन सरकार ने क्या किया? 10 किलोमीटर तक के दायरे में विद इन द सेम सिटी, उसका उन्होंने बेसिस ये लिया है कि अगर आपको ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक माल लेके जाना है, उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। हाँ। 10 किलोमीटर तक के दायरे की उन्होंने ई वे बिल की छूट दे दी है। और उस छूट का जो बेसिस ही ये रखा है कि जहां आपको बिल्टी पार्सल आप वहां लेके गए तो बिल्टी मिलेगी, तो उसका उन्होंने बेसिस ये रखा है। तो 10 किलोमीटर के दायरे से इनका ये जो क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन उन्होंने ऑफर किया है। ये 10 किलोमीटर का, हमने 50 किलोमीटर मांगा था, उन्होंने 10 किलोमीटर किया, क्योंकि हमने 50 किलोमीटर बताया। एक सिटी के अंदर में जो आज की तारीख में वेयर हाउसेज हैं और गोडाउन है, वो 10 किलोमीटर में थोड़ा दूर है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट है, जिसने जितना मांगो उससे कुछ कमी देगी, तो हमने 50 मांगा था तो उन्होंने 10 कर दिया। लेकिन उसमें भी अब आप देखिए, इसी में बोला कि इन्होंने 10 किलोमीटर में सोल्यूशन है। एक मटेरियल मेरे पास आ गया, मैंने आगे उसकी कंसाइनमेंट नोट इशू कर दी, तो अब ई-वे बिल जो जनरेट होना है वो 2 दिन के बाद होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट नोट लेके फिर कंसाइनर मेरे पास अपने घर जाएगा, जाके उसके अंदर में डिटेल भरेगा। डिटेल भरने के बाद में ईबीएन नंबर निकालेगा, ईबीएन नंबर निकाल के मुझे कम्युनिकेट करेगा। जब मुझे कम्युनिकेट करेगा तब मैं ई-वे बिल निकालूंगा, तब जाके वो
उसको लोड कर पाएगा गाड़ी के अंदर में। और गाड़ी जो है वो कभी भी नंबर पहले नहीं पता होता। मेरी जो रात को गाड़ी लगने वाली है, जो कंसोलिडेट करके मेरे हब स्टेशन पे इस माल को पहुंचाएगी, वो तो रात को आएगी ना गाड़ी, कौन सी गाड़ी आएगी उसमें मटेरियल मैं लेके जाऊंगा। ठीक है सिंगल साहब, एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ। चलिए कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर है तो ये सब सिस्टम में चीजें डालना और ये सब करना समझ में आता है, लेकिन अगर मेरे पास एज एन इंडिविजुअल मेरे पास 3 ट्रक है, मैं उतनी बड़ी ट्रांसपोर्टर नहीं हूं, तो मुझे मैं कैसे काम करूंगी? देखिए इसके अंदर में 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि ट्रकर्स को जो है उसको कोई ईवी बिल नहीं बनाना है। अच्छा, जो ये ईवी बिल बनाना होता है ये बनाना होता है ट्रांसपोर्टर्स को। तो ट्रांसपोर्टर ट्रकर में थोड़ा सा फर्क है। जो कंसाइनमेंट नोट इशू करने लग रहा है, ईवी बिल बनाने का या मतलब उसको ट्रैकिंग देने की उसकी जिम्मेवारी है। तो हम जब इसीलिए जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि छोटों को हम निकाल दें और हम बड़ों को उनको इसके अंदर में करें, तो हमने जो 2-4 चीजें दी थी उसके अंदर एग्जाम्पल दिया था। हमने कहा था भी इंट्रा स्टेट के बीच के अंदर में हमें इसकी जरूरत नहीं है, ताकि वहां छोटे जो ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे ट्रकर जो माल लेके जा रहे हैं, वो हम बाहर निकाल दें। इंटर स्टेट में जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है, खाली हम वहीं तक लिमिट रखें इसको ईवे बिल को। और मैं एक और चीज भी लाना चाहता हूं, आज महाराष्ट्र के अंदर में ईवे बिल नहीं है आज की तारीख में। जो पहला जो परमिट सिस्टम था नहीं है, और भी 2-4 स्टेट हैं जिसके अंदर में ये सिस्टम नहीं है। हमने सारी पैरामीटर्स पे स्टडी करी, उनका जो टैक्स कलेक्शन किसी पैरामीटर्स पे जिन्होंने ये परमिट लगा रखे थे उससे कम नहीं है। सिंगल साहब, लेकिन आपसे सरकार ने पूछा होगा, परेशानियां भी पूछी होंगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपने भी जो प्रेजेंट बिल है उसके अंदर क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, आपने उसकी रिकमेंडेशंस की थी यहाँ पर। तो क्या जो लोग इस एक्चुअली ईवे बिल से अफेक्टेड हैं, उन्होंने जब रेकमेंड की चीजें, तो आप कह रहे हैं कि उस रिकमेंडेशन के हिसाब से सब चीजें नहीं है और आप उसमें बदलाव चाहते हैं, क्या इसीलिए विरोध है? नहीं, विरोध कोई नहीं है इसका। हम जो चीज कहने लग रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट ने हमें 90% बातें मानी है हमारी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बातें मानी नहीं है। लेकिन कई बार क्या चीज हो जाता है, जब हॉलिस्टिक लेवल पे आप 2-4 कुछ भी क्लॉज ऐसे डाल देते हैं जिसको ज्यादा जकड़न करने के लिए, तो उसके कारण क्या हो जाता है, पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने एक जरा सा ये डाल दिया कि 50,000 से ज्यादा माल होगा गाड़ी के अंदर में, तो सबका ईवी बिल बनाना पड़ेगा, तो आपकी सारी चीजें खराब। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जब जीएसटी लागू करने की बात सरकार कर रही थी, उससे पहले बहुत सारी चीजें बहुत सारे सेक्टर्स के लोगों ने कही, उसके बाद लागू हुआ। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, तो आपको लगता है कि ईवे बिल के साथ भी यही है? खुद सिंगल साहब मानते हैं कि हमारी 90% चीजें जो जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से है इस बिल में, लेकिन एक बार अगर ईवे बिल शुरू हो जाए तो शायद उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा कि सिंगल साहब ने जो पहली अजम्पशन ये ली है कि जाके उसको कंप्यूटर पे जाके बैठना पड़ेगा और वहां ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, इस पे सरकार का पहला, इसमें और भी कई प्रोविजंस हैं, जैसे गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, आपको ईवे बिल कैंसिल करना है, वो ट्रांसपोर्टर को कैंसिल करना है और नई गाड़ी की डिटेल डालनी है। तो सरकार ने इसमें पहली ये चीज कही थी कि आप ये मान के चलो ये सिस्टम कंप्यूटर पे जाके या ऑफिस में जाके नहीं होगा, हैंडल डिवाइस बेबी आपको मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन दे देंगे, उस एप्लीकेशन में ही आप जाके चेंज कर लो। तो ये मान के चलना कि वापस ऑफिस में जाना पड़ेगा, ये बात सच नहीं है। ये ईवे बिल की जो एप्लीकेशन है, ये आप लेके चलो कि ये मोबाइल्स में भी ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप मोबाइल से ही डाटा डाल के आप ईवे बिल का बिल्कुल, मैं भी यही चीज कहने वाली थी कि सिंगल साहब आप जो थोड़ा प्रोसेस बोल रहे हैं कि मैं जनरेट करूंगा, आजकल तो सर सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, डिजिटाइज्ड हो गया है कि आप कहीं से भी बैठे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो चीज कह रहा हूँ आप ये देखिए ना, ईवे बिल का मैं आपकी बात समझ गई। पार्ट ए में वो जो एक रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है व्हीकल नंबर की, वो व्हीकल नंबर की पार्ट ए में ना लेके उसे पार्ट बी में ले ले, बस दैट्स ऑल। तो इतने से काम खत्म हो गया ना। अब जो आदमी जो कानून बना रहे हैं वो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे चलता है उसको समझे तो सही। जी सर, लेकिन फिर भी मुझे मतलब मेरे ख्याल से शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी और हम सब लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। फिर अगर इससे फायदा होता है तो फिर अच्छा ही है ना सर, कि जो इतना लंबा टैक्स का प्रोसेस है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिखा देती हूँ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कितने दिन के लिए वैलिडिटी होगी। देखिए, अगर 100 किलोमीटर से कम की दूरी है तो ईवे बिल की वैलिडिटी 1 दिन की होगी। अगर 100 से 300 माफ कीजिएगा होगी तो 3 दिन की वैलिडिटी होगी उस बिल की। लेकिन 300 से 500 किलोमीटर का है तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पर 5 दिन की होगी। इसी तरह से 500 से अगर 1000 किलोमीटर है तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पर करीब 10 दिन की होगी और 1000 किलोमीटर से अगर ज्यादा का डिस्टेंस है तो 15 दिन की होगी। संजीव जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज
चीज ये है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो बहुत सारे एरियाज हैं वहां पे कई बार बंद कर दिया जाता है इलाकों को, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, मान लीजिए कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, ट्रकों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में वहां पर महीनों तक अलाउ नहीं होते हैं ट्रक वगैरह की एंट्री या फिर एग्जिट। ऐसे में जो वैलिडिटी है इस ई बिल की, जो कि इस बिल की ये 15 दिन है मैक्सिमम वैलिडिटी जो मैंने बताया, उस केस में क्या होगा सर? ये जो इन्होंने वैलिडिटी प्रिस्क्राइब किया 100 किलोमीटर की 1 डे, हाँ जी, फॉर ईच 100 किलोमीटर अनदर डे, मींस अगर 500 किलोमीटर है 5 दिन की वैलिडिटी होगी। हाँ जी सर। अब इसमें एक क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है, अगर 5 दिन की वैलिडिटी है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या अगर वो आदमी तीसरे दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, इज दैट वैलिड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको सरकार क्लैरिफाई करेगी। अब 500 किलोमीटर वो कहता है मैं 2 दिन में ही कवर कर दूंगा, वो स्टार्ट ही 3rd डे होता है। ये प्रैक्टिस तो इन ऑर्डर नहीं है। क्या वो कहे कि पहले दिन आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल कर जाना चाहिए? अगर आपने 500 किलोमीटर का ईवे बिल है, सेकंड डे अगर आप 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर दे, ऑब्जेक्शन रेज कर, ठीक है। तो थर्ड डे छोटी-छोटी ये टेक्निकल पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि ओवर द पीरियड सरकार इसको क्लैरिफाई करेगी, ताकि ये रास्ते में कोई कार ऑफिशियल इसको मिसयूज ना कर सके। सिंगल से आप क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से? अगेन मैं यही कहूंगा, जैसे इन्होंने 100 किलोमीटर की बताई, 100 किलोमीटर का बिल्कुल ठीक है, एक ट्रक जो नॉर्मल के अंदर में 100 किलोमीटर पर डे आराम से निकाल सकता है, लेकिन जब हम वैलिडिटी की बात करें तो ट्रक की मूवमेंट की वैलिडिटी होनी चाहिए, ना कि ई वे बिल की। वही बात जब इनवॉइस बनाई वो कितने दिन में पहुंच रही है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब मेरा ट्रक चलने लग रहा है और मैं उसके अंदर मुझे पार्ट बी बनाता हूं, पार्ट बी जिस दिन मैंने बनाया उस दिन से डेट लेके और जिस दिन मैं उसको मटेरियल डिलीवरी कर रहा हूं और नया ई वे बिल नेक्स्ट गाड़ी के लिए बनाता हूं ट्रांजिट के लिए, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी आपकी 100 किलोमीटर पर डे की हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी अभी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद करते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना ब्रीफली इस ई वे बिल के बारे में बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम दर्शक हैं हमारे, वो समझ गए होंगे कि ई वे बिल की जरूरत भी है। 1 टैक्स 1 नेशन जीएसटी जब लागू हुआ था उसके बाद ई वे बिल की भी बात सामने आई थी और यही रिकमेंडेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी की और अब बहुत जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।